वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे और रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू किया था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फ्यूजन डिस्कस किया था। फ्यूजन के दो टाइप हमने डिस्कस किया था, क्या था? मल्टीपल फ्यूजन एंड बाइनरी फ्यूजन। देन बडिंग डिस्कस किया था हमने, रीजनरेशन डिस्कस किया था एंड फ्रैगमेंटेशन। फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, 4 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। Now the next type of asexual reproduction, that is spore formation. Next type of asexual reproduction, that is spore formation. Spore formation. चलो देखिए, अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, जैसे कई सारे हमारे पास जैसे प्लांट्स में जो मतलब बड़े ट्रीज हैं उनमें सीड्स की फॉर्मेशन होती है, बट सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स के अंदर एक एम्ब्रियो है जो कि मतलब कि सुटेबल कंडीशंस आने पे वो जर्मिनेट होने लगता है। उसका इक्विवेलेंट हमारे पास कुछ लोअर प्लांट्स हैं या कुछ इवन दैट इज स्पोरोजोआ, अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ, वो हो गए, कुछ फंगाई हो गए। ये क्या करते हैं? स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर्स आर वेरी टाइनी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, जो सुटेबल स्ट्रक्चर आती है जर्मिनेट होने शुरू हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर के कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पोर्स के बारे में हम लिख सकते हैं, दैट इज स्पोर्स क्या है हमारे पास? दे आर टाइनी unicellular structure. Spores are not only meant for the reproduction, केवल reproduction इनका काम नहीं है, they are also helpful in the process of pollination and dispersion. तो स्पोर्स का बेसिकली हमारे पास स्पोर्स जो है वो हमारे पास जो आपको 3 फंक्शन इसके हो गए और इस तरह की मतलब पहली बात ये होती क्या है? टेक्स प्लेस इन फंगाई, सर्टेन फंगाई में होती हैं, सम बैक्टीरिया ऑल्सो एंड अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ, दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ ग्रुप की क्लास है, इसमें इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है। तो इसमें हमारे पास एक टाइनी स्ट्रक्चर बन रही है और ये टाइनी स्ट्रक्चर मैंने बोला कि जो स्पोर्स जो है दैट इज नॉट ओनली मींट फॉर द रिप्रोडक्शन। तो स्पोर्स देखिए, स्पोर्स का हमारे पास क्या क्या काम हो गया? स्पोर्स आर मींट फॉर, पहली बात मल्टीप्लिकेशन मतलब रिप्रोडक्शन। जैसे ही सूटेबल स्ट्रक्चर, इनको सूटेबल सरफेस मिलेगा उस पर गिरेंगे, जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे, कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन। देन दे आर मींट फॉर पेरिनेशन मतलब लंबे समय तक सर्वाइव करना। एंड देन डिस्पर्सन। ये 3 पर्पस को स्पोर्स जो है वो फुलफिल करते हैं। पेरिनेशन इसलिए बिकॉज स्पोर्स के ऊपर एक काफ़ी हार्ड एक लेयर होती है जो काफ़ी कई सालों तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं और जैसे ही सूटेबल कंडीशन मिलेगी वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जैसे हमारे घर में एक कॉमन सा मतलब फंगस राइजोपस म्यूकर जो होते हैं ग्रो कर जाते हैं, वाइटिस कलर के होते हैं, पिकल्स वगैरह के ऊपर या वैसी कोई भी चीज़ जैसे लेदर के आर्टिकल है, क्योंकि जो हमारे पास जो ये इस तरह के जो फंगस हैं दे आर सैप्रोफाइटिक, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस केसेस में क्या है, जैसे मान लो लेदर के आर्टिकल्स हैं, लेदर कभी ना कभी लिविंग थिंग था, तो ऑब्वियसली लेदर की जो कुछ भी आर्टिकल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट मौजूद हैं। पिकल्स हैं, पिकल्स भी लिविंग थिंग का पार्ट है, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट मौजूद है। ये उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे पिकल्स है, अब पिकल्स बिल्कुल मतलब ऐसे ठीक है, अचानक उसके ऊपर वाइट कलर के फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। लेदर के आर्टिकल है, शूज़ हैं, बेल्ट हैं, कहीं से आप मतलब बारिश में से भीग के आए, गीले हो गए, आपने किसी ऐसे ही उसको छोड़ दिया किसी अंधेरे कोने में, आप विदिन 1 to 2 डेज देखेंगे उसके ऊपर एक वाइट लेयर बैठनी शुरू हो जाती है। अब ये आए कहाँ से? स्पोर्ट्स आपके सराउंडिंग में तो है नहीं, बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहे, बट ये होते हैं, दे आर प्रेजेंट। समटाइम में वेरी माइक्रोस्कोपिक हमें नज़र नहीं आते, काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स हैं। और लेदर का जो सरफेस है जब तक वो ड्राई है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, इनको जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है। जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट इनको मिला और उसके बाद से वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर है, लेदर है, मतलब लिविंग थिंग का पार्ट है, और उसमें मॉइस्चर भी आ गया, अंधेरे कोने में आपने छोड़ दिया, सनलाइट अवेलेबल नहीं, अभी जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज द रीजन फॉर द पेरिनेशन। काफ़ी लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन पे अपने को ये
ऐसे ही मेंटेन रखते हैं और जैसे ही सूटेबल कंडीशंस आती है जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो पेरिनेशन के लिए और डिस्पर्सन मतलब दूर दूर तक चले जाना। जैसे किसी भी नेचर का ये सिस्टम है, हर लिविंग थिंग में, जैसे पर्टिकुलरली प्लांट में, एनिमल्स में भी डिफरेंट एडेप्टेशंस होती हैं डिस्पर्सन्स के लिए। जैसे डिस्पर्सन का मतलब अगर मान लो सारे सीड्स जो है वो एक ही जगह पे गिर जाए, सारी सीड्स एक ही जगह पे गिर जाएं तो इतने सारे वहाँ पे मतलब प्लांट डेवलप हो जाएंगे कि कोई भी प्लांट प्रॉपर ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सीड्स को डिस्पर्स किया जाता है अलग अलग मीन्स से। कुछ सीड्स जो हैं कुछ एनिमल की बॉडी के साथ चिपक गए, वो एनिमल कहीं और पे चला गया, वहाँ पे चले गए। कई ऐसे सीड्स हैं जिनको कि बर्ड्स खा लेती हैं और वो मतलब फ्रूट्स को मतलब बर्ड्स ने खा लिया। जैसे आपको मतलब पीपल वगैरह के जो फ्रूट्स होते हैं छोटे छोटे, उसको मतलब बर्ड्स वगैरह हम खा लेते हैं, पर्टिकुलरली मतलब क्रो वगैरह। और बाद में सीड्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो उनके बॉडी के मतलब फीकल मैटर के साथ कहीं और पे निकल गया, वहाँ से एक प्लांट जनरेट हो गया। तो दैट इज़ द डिस्पर्सन। तो वैसे ही डिस्पर्सन के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक तो ये हल्का है और तो ये कहीं भी एयर के थ्रू उड़ के चला जाता है, तो दैट इज़ द मीन फॉर द डिस्पर्सन। पेरिनेशन लंबे समय तक सर्वाइव करना और मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन का मेथड तो वहीं। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास एक फंगस है तो ये क्या करेगा, ये जैसे मान लो सरफेस है, दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए सरफेस से इस तरह के स्ट्रक्चर ये डेवलप करेगा, माइक्रोस्कोप से देखने पे नज़र आएंगे इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप होगी। दीज आर वेजिटेटिव हाइफा। ये रिप्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे, रिप्रोडक्शन का काम ये करेंगे, ये सबस्ट्रेटम के नीचे है जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। और देखिए फिर इस तरह के स्ट्रक्चर ये बनाते हैं और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स यहाँ पे डेवलप होंगे, माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल पार्टिकल स्पोर्स यहाँ पे डेवलप होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। फाइनली क्या हो गया, जब ये मैच्योर हो गया तो ये स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम फट गई और काफ़ी सारे छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो निकल पड़े। अब ये फिर किसी सरफेस पे लैंड करेंगे और अगर वो सरफेस सुटेबल है, सुटेबल मीन्स क्या है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, तो वहाँ पे जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा बड़े आराम से। तो दिस इज इस ढंग से दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। लेबलिंग करते हैं हम इसकी। दिस आर वेजिटेटिव हाइफा, this is sporangiophore, this is sporangium और ये सारे क्या हो गए, स्पोर्स हो गए। तो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स में होती है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द प्लांट्स। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, चलिए समझिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स, एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स। रिप्रोडक्शन किसका काम होगा, जर्म सेल का काम होगा। तो सोमैटिक सेल या सोमैटिक या वेजिटेटिव, और जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, एनिमल की बात करें तो क्या है, स्पर्म एंड ओवम है, प्लांट में पॉलन ग्रेन्स और ओवम है। अगर तो रिप्रोडक्शन इनका काम है, बट अगर रिप्रोडक्शन इससे नहीं हो करके इससे हो रही है, ऑब्वियसली दिस इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव पार्ट प्रोपागेट कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमारे पास दो तरह की वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। काफ़ी सारे नेचर में ऐसे प्लांट हैं जो नेचुरल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या हुआ, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किसका काम होगा, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट।
उसमें फिर फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल जो गैमेट हैं, पॉलन ग्रेन्स और एक्सेल सेल आपस में मिलते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है और फिर उस सीड की फॉर्मेशन होती है, उससे फिर नया प्लांट जनरेट होता है। बट अगर ये प्रोसेस इनसे नहीं होकर के वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट से हो जाए, स्टेम से हो जाए, लीफ से हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपागेशन को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा, बाय स्टेम, बाय रूट और बाय लीव्स, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स। और आर्टिफिशियल में हमारे पास डिफरेंट मेथड है। वी हैव द मेथड ऑफ कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड वन मोर मेथड दैट इज टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपागेशन। इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है, ये तीनों फार्मर कर सकते हैं खेतों में। टिश्यू कल्चर पहले लैब में की जाती है, लैब में छोटे छोटे प्लांटलेट जनरेट किए जाते हैं, उसके बाद फिर हम उनको फील्ड में हम ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज टिश्यू कल्चर। और माइक्रो प्रोपागेशन, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन। तो ये सारे मेथड है जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं बाय स्टेम। अब स्टेम देखिए हमारे पास, पहले नेचुरल की हम बात करते हैं और नेचुरल में बाय स्टेम। नेचुरल पहले, बाय स्टेम। अब देखिए स्टेम हमारे पास दो तरीके से, अंडरग्राउंड, सब एरियल। पूरी तरह से ऊपर नहीं है, सब एरियल मतलब ग्राउंड को टच करते हुए, जैसे ग्रासेस वगैरह होती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में हमारे पास तीन तरीके से हो सकती है, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब। चलिए राइजोम देखिए, जैसे आपने देखा होगा जिंजर वगैरह में, जिंजर है, गार्लिक है, बनाना वगैरह के रूट्स में बेसिकली स्टेम होता है, आपको रूट्स लगती है। तो इसमें क्या है, जैसे ये जिंजर कुछ इस ढंग की स्ट्रक्चर होती है, ऐसा इस ढंग से इसमें से निकले होते हैं ब्रांचे, जिसको तोड़ के आपको सब्जी वाले देते हैं। ये जैसे जिंजर है, ठीक है। इस पे आपने देखा होगा इसके ऊपर इस ढंग की स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, दिस इज राइजोम। और यहीं से अंडर सुटेबल कंडीशन, जब सीजन होता है इनका, तो यहाँ से फिर ये नया प्लांट जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज राइजोम। एग्जाम्पल में आप इसमें ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में गार्लिक, एग्जाम्पल जिंजर, गार्लिक, बनाना, ठीक है। तो इस ढंग से फिर देखिए ट्यूबर में क्या है हमारे पास। ट्यूबर में हम बात करें जिंजर, गार्लिक नहीं, गार्लिक रिलेशन में तो हो जाएगा, जिंजर, टर्मेरिक, सॉरी टर्मेरिक, हल्दी में इस ढंग की स्ट्रक्चर्स होती है। तो दिस इज राइजोम। ट्यूबर की हम बात करते हैं, ट्यूबर। लुक हियर, ट्यूबर में क्या है, ट्यूबर में जैसे देखिए पोटैटो है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पोटैटो। ये एक पोटैटो ले लिया हमने। पोटैटो में आपने देखा होगा कि पोटैटो के अंदर इस तरह के आइज लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, पोटैटोज़ में आइज लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और सुटेबल कंडीशन पे वहीं से वाइट रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये यहाँ पे आइज लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस, जब कंडीशन सुटेबल आती है, मतलब इनका जब सीजन होता है, उस समय क्या होगा, फिर पुराने आलू घर में जो पड़े हैं वहाँ पे क्या होती है, जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। यहाँ से फिर इस ढंग से ऐसे रूट्स निकलेगी,
फिर आप इसको छोड़ दो तो फिर यहीं से लीव्स निकलनी शुरू हो जाती है। आप इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके आप इसको ग्राउंड पे लगा दो तो इससे फिर नया प्लांट जनरेट हो जाता है। चलिए अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बल्ब। थर्ड यहाँ पे हो जाएगा बल्ब। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बल्ब, सब एरियल का बल्ब का जैसे बल्ब है। बल्ब जैसे आपने अनियन देखा होगा प्याज में। अब प्याज में देखिए क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, केवल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पे इसकी रूट्स हो गई, इस तरह के आपको लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। बट इसके अंदर आप प्याज को कट करेंगे तो आपको अंदर इस तरह की बर्ड्स भी मिलेंगे। इस ढंग से ऐसे बर्ड्स होती हैं, 1 2 2 3 1 भी हो सकती है। दीज आर बल्ब अंडर सुटेबल कंडीशन। तो अब यहाँ से जैसे समटाइम आपने प्याज में भी देखा होगा, जो पुराने प्याज होते हैं यहाँ से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, लीव्स निकलनी शुरू हो जाती है। अब आप इसको मिट्टी में लगा देते तो इससे नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज बल्ब, ठीक है। नाउ सब एरियल स्टेम, ये तो अंडरग्राउंड हो गया। सब एरियल स्टेम का देखिए फिर सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में जैसे ग्रासेज हैं। अब ग्रासेज में क्या है कि ग्रासेज में स्टेम के ऊपर ही बड्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है और उससे फिर जैसे ये ग्रास है, ऐसे लीव्स इसकी ग्रो करती जाती है। ये स्टेम में स्टेम आगे ट्रेवल करेगी। क्या होता है, यहाँ पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और दिस बर्ड, ये बर्ड है इसकी बड लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ से फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। फिर ये ग्राउंड को टच करेगा और यहाँ से यही बर्ड जो है यहाँ से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, लीव्स निकलने शुरू हो जाती है। तो दैट इज एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ग्रासेज। इसके एग्जाम्पल में, बल्ब के एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, अनियन। और यहाँ के एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, ग्रासेज। तो दीज आर द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हमारे लिए जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की मेथड है वो काफ़ी यूज़फुल हो जाती है और हम प्लांट की वैराइटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में हम इसको यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ प्रोपागेशन। कह दिया। अच्छा, ये तो पहले हमारे पास अभी हमने किसका किया, स्टेम का किया। अब देखिए पहले रूट्स की बात करते हैं, रूट्स और लीव्स की बात करते हैं। बाई रूट्स। अब देखिए कुछ प्लांट्स में क्या है कि रूट के पार्ट को आप कट करके लगा दीजिए, उससे नया प्लांट जनरेट हो जाता है। जैसे आपको स्वीट पोटैटो हो गया, डालिया हो गया, एस्पैरेगस हो गए। तो एग्जांपल में क्या है, जैसे स्वीट पोटैटो, डालिया, एस्पैरेगस। तो यहाँ पे क्या है, रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है। फिर बाई लीव्स। अब लीव्स में देखिए जैसे ब्रायोफाइलम, एग्जांपल में आप इसमें ले सकते हैं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीव्स जो है, लीव्स के जब लीव्स मैच्योर हो जाता है तो लीव्स मार्जिन पे छोटी छोटी प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो बाद में फिर से कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस तरह की रूट्स लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होगी, धीरे धीरे ऐसे ग्रो होगी। छोटे छोटे यहाँ पे लीव्स भी ग्रो अप करते जाएंगे और फाइनली क्या होगा, फिर ये टूट करके मेन प्लांट से गिर जाएगा और इससे फिर नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज बाय लीव्स। तो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय नेचुरल मीन्स। नेचुरल मीन्स से वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिफिशियल मीन्स करेंगे। आर्टिफिशियल मीन्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।